हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और रोज इस सीरीज की वीडियो आ करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्टीरियस शैडो पावर एपिसोड 31। विपिन और दूसरे लोग दोपहर तक वुहान शहर पहुंच गए, इसलिए जब विपिन सोने के बाद उठा तो पहले ही रात हो चुकी थी। विपिन ने घड़ी देखी तो शाम के 7:30 बज चुके थे। विपिन ने अपनी आंखें रगड़ी और खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा धोया और सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ कुछ और समय के लिए रुकना चाहता था और थोड़ा आराम करना चाहता था। आखिरकार यह मेरा एस्ट्रेट शहर से बाहर आने का पहला मौका है। लेकिन हम कल जा रहे हैं, विपिन ने आह भरते हुए कहा, क्योंकि वह अकादमी वापस जाने से पहले यहाँ कुछ समय के लिए आराम करना चाहता था। दुर्भाग्य से विनय कल वापस जा रहा है। मुझे बाजार जाकर तलवार खरीदनी चाहिए, विपिन ने सोचा जब उसे अपनी तलवार की हालत याद आई। लेकिन पहले विपिन एक चमकदार मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। मैं इस होटल के सबसे महंगे खाने का आनंद लेने जा रहा हूँ, विपिन ने एक ठग जैसी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि विनय ही वह व्यक्ति है जो यहाँ खाने के लिए पैसे देगा। चूंकि वह आदमी कल वापस जा रहा है और मैं यहाँ घूम कर करके मजा नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ के हर महंगा खाना खाकर उसके पैसे लूटने जा रहा हूँ, विपिन ने सोचा और अपने कमरे के लैंडलाइन फोन से होटल के सबसे महंगा खाना मंगवाया। 10 मिनट बाद ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब विपिन ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक वेटर खाने से भरी ट्रॉली लेकर आया हुआ है। विपिन ने वेटर को कमरे में आने दिया, जो सारा खाना टेबल पर रखने के बाद चला गया। हालांकि मैंने सब कुछ मंगवाया था, क्या मैं मज़ से ये सब खा सकता हूँ, विपिन ने खुद से ही बड़बड़ाया जब उसने देखा कि उसने बिना एहसास किए कितने खाना ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, मैं अपने विकास के चरण में हूं, मुझे कम से कम इतना तो खाना चाहिए, विपिन ने कहा और खाना खाने लगा। मुझे लगता है कि मैं सेकंड जनरेशन का अमीर युवा अधिपति हूं, विपिन ने अपने गोल पेट को थपथपाते हुए कहा, जो सब कुछ खाने के बाद फुटबॉल की तरह हो गया था। चलो देखते हैं कि आसपास कोई वेपन की दुकान है या नहीं, विपिन ने अपना फोन निकालते हुए कहा। इंटरनेट पर खोज करने के बाद विपिन को अपने जगह से बहुत दूर कुछ दुकानें भी नहीं मिली। ठीक है, चलो देखते हैं कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा मिल सकता है या नहीं, विपिन ने कहा और होटल के कमरे से बाहर निकल गया। विपिन फोर सीजन्स होटल से बाहर निकला और इंटरनेट से मिले नक्शे के रास्ते में चलते हुए बाजार की ओर चला गया। अरोड़ा दुनिया में कई लोहार विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके बहुत शक्तिशाली हथियार बनाते हैं। चूंकि विपिन के पास इस समय अधिक पैसे नहीं है, इसलिए वह एक सामान्य तलवार खरीदना चाहता था जिसे वह फिलहाल इस्तेमाल कर सके। 10 मिनट चलने के बाद विपिन एक दुकान न्यू वेपन हॉल पर पहुंचा। आदमखोर दानव के शरीर के अंगों और अन्य जादुई सामग्रियों से लोहार जो चीजें बनाते हैं उन्हें वेपन कहा जाता है। केवल बहुत अच्छे लोहार ही वेपन बना सकते हैं। वेपन पाने का दूसरा तरीका है डंजन को साफ करना। डंजन को साफ करने के बाद इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपको पुरस्कार के रूप में एक वेपन मिलेगा। स्वागत है, एक पुरुष ने विपिन से कहा जब वह दुकान में अंदर जा रहा था। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं एक तलवार ढूंढ रहा हूं, विपिन ने कहा। कृपया दूसरी मंजिल पर जाएं, वहां पर सभी तरह के हथियार बेचे जा रहे हैं, पुरुष ने विपिन से कहा। विपिन ने सिर हिलाया और दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर तलवारें, भाले, माचे, धनुष और कई दूसरे हथियार थे। विपिन उस भाग की ओर चला गया जहां ज्यादातर तलवारें रखी गई थी। विपिन ने ए और एफ रैंक तलवार को नजरअंदाज किया और डी रैंक तलवार भाग में आ गया। जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा है, विपिन ने कहा जब उसने लगभग 50 रैंक डी तलवारें देखी। विपिन एक हल्के नीले रंग की तलवार के सामने आया और उसे देखा। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड डी रैंक, फ्रॉस्ट टाइगर की हड्डियों से बनी एक हल्की तलवार। यह आपकी तलवार के हमले की शक्ति को 50% तक बढ़ा सकती है। तलवार के हमले में 50% की बढ़ोतरी काफी अच्छी है, विपिन ने सोचा और दूसरी तलवार की ओर देखा। मून स्वॉर्ड डी रैंक, मूनस्टोन से बनी तलवार जो 20 साल तक चांदनी को सोखती है। डार्क टाइप के आदमखोर दानवों को 10% अधिक नुकसान पहुंचाती है। विपिन डी रैंक की तलवार को देखता रहा और आखिरकार उसे एक तलवार मिल गई जो उसे पसंद आई।
ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड डी रैंक ब्लैंक स्टील से बनी तलवार बहुत तेज होती है और सबसे कठोर धातु को भी काट सकती है। ब्लैंक स्टील की वजह से माना का प्रवाह 20% तक बढ़ जाता है। विपिन ने तलवार में अपना माना भरने की कोशिश की और पाया कि यह बिना किसी समस्या के तलवार में बह रहा था। हालांकि यह तलवार अन्य डी रैंक तलवारों की तुलना में सामान्य थी, लेकिन विपिन को यह तलवार अपने वजन और आकार के कारण एकदम सही लगी, जो उसकी पिछली तलवार से मेल खाती थी। विपिन ब्लैंक व्हाइट तलवार को पकड़े हुए काउंटर पर गया और कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। रिसेप्शनिस्ट ने ब्लैंक व्हाइट तलवार को देखने के बाद कहा, ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड, इसके लिए आपको 50,000 क्रेडिट देने होंगे। विपिन को लगा कि उसका दिल खून से लथपथ हो गया है, लेकिन फिर भी उसने तलवार खरीद ली। मेरे पास सिर्फ 5,000 क्रेडिट बचे हैं। विपिन को कोर बेचने के बाद 1,20,000 क्रेडिट मिले। उसने मिशन पर आने से पहले हीलिंग और माना पोशन के साथ साथ कुछ और चीजें भी खरीदी थी। उसने उन पोशन में 20,000 क्रेडिट खर्च किए। फिर उसने अयान और दूसरे लोगों से आदमखोर दानव का कोर खरीदा और अब ये तलवार। कुछ ही दिनों में उसने कोर बेचने के बाद मिले सारे पैसे खर्च कर दिए। दुकान से बाहर निकलने के बाद विपिन ने सोचा, अरे मैं फिर से गरीब हो गया हूं। तलवार खरीदने के बाद विपिन कुछ देर शहर में घूमता रहा और 1 घंटे बाद होटल वापस आ गया। जब विपिन वापस आया तो उसकी मुलाकात अयान और दूसरे लोगों से हुई जो विनय से बात कर रहे थे। तुम अपने दौरे से वापस आ गए हो, विनय ने विपिन को देखकर कहा। हम डिनर के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ शामिल होना चाहते हो? सॉरी, मैंने पहले ही खा लिया है, तुम लोग अकेले जा सकते हो, विनय की बात सुनकर विपिन ने कहा। ठीक है, याद रखना हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे, इसलिए अच्छी नींद लेना, विनय ने विपिन से कहा और अयान और बाकी लोगों के साथ चला गया। विपिन अपने कमरे में वापस आया और अपने फोन पर मूवी देखने लगा, क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। रात ऐसे ही बीत गई और अगला दिन आ गया। मिस्टेरियस शैडो पावर एपिसोड 32। होटल का बिल देखकर विनय की आंखें चमक उठी। खाने के बिल को छोड़कर सब कुछ ठीक था और जब उसने इसके बारे में पूछा तो उसे आखिरकार वह अपराधी मिल गया जिसने पूरी फुटबॉल टीम का खाना खा लिया था। कैसे उसने 7,000 क्रेडिट का खाना खा लिया? विनय ने बिल का भुगतान किया और विपिन को बुककर होने के लिए कोसते हुए कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। विनय ने बिल का भुगतान करने के बाद विपिन और दूसरों से कहा और फोर सीजन्स होटल से निकल गया। जाते समय विनय विपिन को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसका आजीवन दुश्मन हो। विपिन ने पहले ही ये देख लिया था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि कल रात उसका डिनर कितना महंगा था। वे सभी शहर के गेट के पास आए जहां विनय का ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था। ठीक पहले की तरह विपिन और दूसरे हंटर वैन के पीछे बैठ गए और वे सभी ओहान शहर से निकल गए। अरे क्या तुमने कुछ गलत किया? मुझे लगा कि विनय तुम्हें अजीब तरह से देख रहा था, जैक ने शहर छोड़ने के बाद विपिन से पूछा। विपिन ने जब ये सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसे पता था कि विनय उसे इस तरह क्यों देख रहा था, लेकिन स्पष्ट कारणों से वह उन्हें इसके बारे में नहीं बता सकता था। मुझे नहीं पता, शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा है, विपिन ने एक अनजान चेहरा बनाते हुए कहा, जैसे उसे कुछ भी पता नहीं था। जब जैक ने ये सुना तो उसने अपने कंधे उचका दिए, क्योंकि उसने जिज्ञासा से पूछा था। 6 घंटे बाद वैन अचानक चलना बंद हो गई और ड्राइवर ने वैन का कवच चालू कर दिया। रास्ते में कुछ आदमखोर दानव हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप लोग उन्हें साफ न कर दे। वैन का कवच चालू होने के बाद विपिन और अन्य हंटर्स ने विनय की आवाज सुनी। विपिन और अन्य लोग वैन से बाहर आए और देखा कि 7 बाघ जैसे आदमखोर दानव उनका रास्ता रोक रहे थे। 3 बाघ 3 मीटर लंबे थे, जबकि 4 बाघ 2 मीटर लंबे थे। उनकी हल्की पीली त्वचा और पूरे शरीर पर काली धारियां बंगाल के बाघ जैसी दिखती थीं। 3D रैंक और 4E रैंक के वन बाघ अयान ने आदमखोर दानवों को देखने के बाद कहा, चलो इस नए वेपन की शक्ति की जांच करें। विपिन ने अपनी ब्लैंक व्हाइट तलवार निकालने के बाद सोचा। अयान और अन्य लोगों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विपिन ने स्पीड स्किल इस्तेमाल किया और अकेले ही बाघों की ओर दौड़ पड़ा। अरे हमारा इंतजार करो, जैक चिल्लाया और वह भी हर्ष और अयान के साथ बाघों की ओर दौड़ा।
स्पीड का इस्तेमाल करने के बाद विपिन की गति डी रैंक राक्षस के लिए बहुत तेज थी, इसलिए किसी भी बाघ के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विपिन एक ही रैंक बाघ के सामने आ गया और बिना माना का इस्तेमाल किए क्षैतिज रूप से वार किया। मक्खन में से गुजरने वाले गर्म चाकू की तरह ही रैंक बाघ का सिर साफ साफ कट गया। इस तलवार पर मैंने जो 50,000 क्रेडिट खर्च किए वे इसके लायक थे, विपिन ने सोचा जब उसने देखा कि कैसे उसके माना का इस्तेमाल किए बिना भी तलवार ने आसानी से बाघ का सिर काट दिया। जब उन्होंने देखा कि कैसे विपिन ने एक बाघ को मार डाला तो बाकी 6 बाघ दहाड़ उठे। अचानक सभी डी रैंक बाघों के चारों ओर एक हरा आभा दिखाई दिया और वे डी रैंक राक्षस की तुलना में कहीं अधिक गति के साथ उसकी ओर बढ़े। जब विपिन ने हरे रंग की आभा देखी तो उसे याद आया कि अयान ने अपनी यात्रा की शुरुआत में उसे बताया था कि जंगल का बाघ उन राक्षसों में से एक है जो अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। वे डी रैंक हंटर के लिए तेज हैं लेकिन मेरे लिए, विपिन ने सोचा और बिना ज्यादा प्रयास के पीछे कूद गया और 3 डी रैंक बाघों के हमले से बच गया। विपिन डी रैंक मोनार्च कोर और ई रैंक प्राइम कोर के साथ उसकी गति पहले से ही डी रैंक हंटर से बहुत अधिक थी और स्पीड स्किल की मदद से डी रैंक राक्षसों की तुलना में उसकी गति पूरी तरह से अलग लीग में थी। डी रैंक बाघों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही अयान पीछे से आया और बाघों में से एक की पीठ पर वार किया। हर्ष और जैक 3 शेषी रैंक 1 बाघों की देखभाल करने गए। अयान के हमले के कारण जब उसकी पीठ पर गहरा घाव दिखाई दिया तो 1 बाघ दर्द से दहाड़ उठा। तीनों डी रैंक बाघों ने अयान की ओर देखा जब उसने अचानक उन पर हमला किया, लेकिन यह एक घातक गलती थी क्योंकि उनके सामने खड़े विपिन ने यह मौका नहीं गंवाया। पलक झपकते ही वह अपनी स्पीड स्किल का उपयोग करते हुए एक 1 बाघ के सामने आ गया और बाघ के सिर पर वार किया। हैरानी की बात यह कि 1 बाघ ने तुरंत प्रतिक्रिया की और एक पल में पीछे हट गया। इसकी त्वरित प्रतिक्रिया के कारण विपिन इसे एक ही चाल में नहीं मार पाया, लेकिन इसके बाएं कंधे पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया। बाघ दर्द में दहाड़ने लगा और विपिन इसे खत्म करने ही वाला था, जबकि वह अभी भी अपने हमले से उबरने की कोशिश कर रहा था। तभी डी रैंक के बाघों में से एक ने अपना मुंह खोला और विपिन की ओर एक गहरे हरे रंग का ब्लेड दागा। विपिन ने शाप दिया जब उसने देखा कि उसके पास ब्लेड को चकमा देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। उसने जल्दी से अपनी ब्लैंक व्हाइट तलवार का इस्तेमाल किया और तलवार में अपना माना भरते हुए आने वाले ब्लेड पर वार किया। माना का प्रवाह उसकी पिछली तलवार की तुलना में बहुत अधिक सहज था और जब मैना की हल्की नीली परत और अंधेरे की एक हल्की परत से ढकी ब्लैंक व्हाइट तलवार गहरे हरे रंग के ब्लेड से टकराई तो इसने बिना किसी समस्या के गहरे हरे रंग के ब्लेड को नष्ट कर दिया। हरे ब्लेड को नष्ट करने के बाद विपिन जंगल के बाघ के सामने आया जिसने पहले उस पर हरे ब्लेड से हमला किया था और एक तेज गति से उसका सिर काट दिया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके। बाघ को मारने के बाद विपिन रुका नहीं और जल्दी से दूसरे डी रैंक बाघ की ओर बढ़ा और सिर्फ 10 सेकंड में उसने उसे मार डाला। अयान को भी ज्यादा समय नहीं लगा और 1 मिनट के बाद उसने आखिरी डी रैंक बाघ को भी मार डाला। जल्द ही जैक और हर्ष ने भी बिना किसी परेशानी के 3 ई रैंक बाघों को खत्म कर दिया। जब अयान ने देखा कि खून की गंध आने के बाद दूसरे आदमखोर दानव जल्द ही यहां आएंगे तो उसने कहा चलो कोर की तलाश करते हैं और तुरंत चले जाते हैं। लेकिन अचानक कहीं से एक तीर आया और अयान के कंधे में जा लगा और विपिन और दूसरे लोग प्रतिक्रिया कर पाते उससे पहले ही 3 और तीर बिजली की गति से उनकी ओर आए। मिस्टेरियस शैडो पावर एपिसोड 33। विपिन ने एक तीर की आवाज सुनी और अपनी तलवार से अपने सामने वार किया। विपिन की तलवार एक तीर से टकराए और वह तुरंत 2 टुकड़ों में कट गया। विपिन ने जल्दी से जैक और हर्ष की तरफ देखा और पाया कि वे दोनों ठीक हैं। जैक ने पृथ्वी कवच पहना हुआ था इसलिए तीर उसे भेद नहीं पाया और हर्ष ने भी तीर को अपने भाले से काट दिया इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता। आखिर क्या हो रहा है, विपिन ने अपने आसपास देखते हुए पूछा। जैसे ही विपिन ने पूछा अचानक उनके चारों ओर एक हल्के पीले रंग का बैरियर दिखाई दिया। अरे यह एक जाल है, ये डाकुओं का काम होगा, अयान ने अपने कंधे से तीर निकालते हुए कहा।
देवेंद्र, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि इस कमीने की तीरंदाजी पूरी तरह से बेकार है। देखो, वह उन कचरा हंटर्स को भी नहीं मार पाया जो हमारे बारे में जानते भी नहीं थे। अचानक विपिन और दूसरे लोगों ने एक कर्कश आवाज सुनी और अपने पीछे देखा। विपिन ने देखा कि 3 आदमी तीसरे दर्जे के खलनायकों की तरह मुस्कुरा रहे थे और उनकी ओर आ रहे थे। अभी अभी बोलने वाला आदमी 2 मीटर लंबा था और उसका सिर पूरी तरह गंजा था। वह आदमी हल्के पीले रंग का क्रिस्टल पकड़े हुए था जो अजीब तरह से उस पीले रंग जैसा दिख रहा था जिसमें वे फंसे हुए थे। तुम्हारा गंजा सिर किसकी तीरंदाजी बेकार है। वे सभी डी रैंक के हंटर हैं और मैं उनमें से एक को घायल करने में भी कामयाब रहा हूं। एक छोटा आदमी जो धनुष पकड़े हुए था उसने गंजे आदमी की बात सुनकर जवाब दिया। अरे देवेंद्र, मुझे नहीं लगता कि हमें इस गंजे सिर की जरूरत है जो जब भी हम किसी को लूटते हैं तो सिर्फ जाल बैरियर को चालू करता है। हम यह अपने आप कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे अपने समूह से बाहर निकाल दें, छोटे तीरंदाज अमित ने कहा। लड़ाई बंद करो और काम पर वापस जाओ, डाकू के नेता देवेंद्र ने ठंडे लहजे में कहा और अमित और पीयूष दोनों ने अपना मुंह बंद कर लिया। विपिन ने डाकुओं को ठंडी आंखों से देखा क्योंकि अगर वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता तो तीर उसके सिर में घुस जाता और उसे यकीन था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी उसके लिए उस तरह की चोट से बचना बहुत मुश्किल होता। अमित और पीयूष डी रैंक के थे जबकि देवेंद्र डी जोड़ रैंक का था। विपिन बैरियर के पास आया और उसे छू लिया। आउच! विपिन ने बैरियर से अपना हाथ तुरंत हटा लिया जब उसे बैरियर को छूने के तुरंत बाद बिजली का झटका लगा। ये काम नहीं करेगा। हम जाल की ऊर्जा समाप्त होने से पहले बाहर नहीं जा सकते या जब तक वे इसे कंट्रोल करके हटा नहीं देते। विपिन ने जैक की आवाज सुनी जो गंभीर भावों के साथ डाकुओं को देख रहा था। जल्दी से वापस मुड़ो और ओहान शहर की ओर बढ़ो। जब विनय ने देखा कि कैसे विपिन और दूसरे डाकुओं के बैरियर में फंसे हुए हैं तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वह जानता था कि वह उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता और अगर वह भाग नहीं गया तो बेमतलब यहां मारा जाएगा। जैसे ही ड्राइवर भागने के लिए वैन स्टार्ट करता है, गंजे आदमी पीयूष ने एक अजीब काला उपकरण निकाला और उसे वैन की ओर इशारा किया। डिवाइस को वैन की ओर इशारा करने के बाद उसने डिवाइस पर उपलब्ध एकमात्र लाल बटन पर क्लिक किया और अचानक वैन के चारों ओर लगा कवच गायब हो गया और उसका इंजन भी बंद हो गया। क्या वे हमें बेवकूफ समझते हैं? पीयूष ने वैन की ओर देखते हुए मजाकिया भाव से कहा। क्या हुआ? विनय ने घबराई हुई आवाज में पूछा जब वैन का इंजन अचानक बंद हो गया और कवच गायब हो गया। इंजन काम नहीं कर रहा है, ड्राइवर ने घबराहट में कहा। अमित, उन्हें यहां लाओ, देवेंद्र ने पीयूष को वैन का कवच बंद करने के बाद तीरंदाज से कहा। तुम कमीने इस बैरियर को हटाओ और मेरे साथ सीधे लड़ो। अयान ने डाकुओं पर चिल्लाते हुए अपना कंधा पकड़ा जिससे खून बहना बंद हो गया था क्योंकि उसने हीलिंग पोशन पी ली थी। क्या तुम मूर्ख हो? हमने तुम्हें अंदर फंसाया क्योंकि हम बिना किसी समस्या के लूटना चाहते थे। क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर बैरियर हटा देंगे? छोटे तीरंदाजा अमित ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और वैन की ओर चला गया। चिंता मत करो, हम जल्द ही बैरियर हटा देंगे क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, पीयूष ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। जब विपिन और दूसरे लोगों ने उसकी मुस्कान देखी तो उनके दिल में एक खतरे की भावना पनप उठी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग हमें इस बैरियर को हटाते हुए देख पाओगे, पीयूष ने एक छोटी बोतल निकालते हुए कहा जो गहरे हरे रंग के तरल से भरी हुई थी। रेगिस्तानी अजगर का जहर। हर्ष ने गहरे हरे रंग के तरल को देखकर गहरी नजर से कहा। ओह, तुम्हें इसके बारे में पता है? पीयूष ने हैरानी से कहा। जब हर्ष ने जहर को पहचाना तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ये किस तरह का जहर है? जैक ने हर्ष से पूछा क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता था। रेगिस्तानी अजगर का जहर हवा के संपर्क में आते ही गैस में बदल जाएगा। अगर उसने उस बोतल को इस बैरियर के अंदर फेंक दिया तो हमारे आसपास की हवा जहरीली हो जाएगी और हम मर जाएंगे, हर्ष ने निराशा भरी आवाज में कहा क्योंकि अगर उनके आसपास की हवा जहरीली हो गई तो उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे उस बोतल को अंदर फेंकना चाहते हैं तो उन्हें बैरियर हटाना होगा। क्या हम उस समय बाहर नहीं जा सकते? अयान ने ये सुनकर पूछा।
मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बैरियर को हटाने की जरूरत है। अगर मेरा अनुमान सही है तो कोई भी बाहर से बैरियर के अंदर आ सकता है, लेकिन आप बैरियर में अंदर आने के बाद बाहर नहीं जा सकते, इस बार जैक ने असहाय आवाज में उत्तर दिया। कृपया हमें जाने दें। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। चाहिए तो हमारी वैन चेक कर लो, विनय ने विनती करते हुए कहा जब अमित उसे लेकर आया। हमें पहले से ही पता है कि तुम्हार वैन खाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बैंक अकाउंट भी खाली है। बस इस बैंक अकाउंट में 2 मिलियन क्रेडिट ट्रांसफर कर दो और तुम जा सकते हो, देवेंद्र ने बैंक अकाउंट नंबर दिखाते हुए कहा। यह सुनते ही विनय का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने कहा, मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं, मेरे बैंक अकाउंट में 2 मिलियन क्रेडिट कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि हम मूर्ख हैं? तुम्हारी वैन को देखकर ही मैं बता सकता हूं कि तुम कोई साधारण व्यापारी नहीं हो, देवेंद्र ने विनय की बात सुनकर ठंडी आवाज में कहा। जब विनय ने देवेंद्र की ठंडी आवाज सुनी तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और उसने विपिन और दूसरे हंटर्स की तरफ देखा जो अभी भी बैरियर में फंसे हुए थे। पीयूष, उन्हें मार डालो, देवेंद्र ने कहा जब उसने देखा कि विनय विपिन और दूसरे हंटर्स की तरफ देख रहा था। जब पीयूष ने यह सुना तो वह दुष्टता से मुस्कुराया और विपिन और दूसरे लोगों की तरफ देखा। रुको, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, उन्हें मत मारो, विनय चिल्लाया जब उसने देवेंद्र की बात सुनी, क्योंकि अगर विपिन और दूसरा हंटर मर गया तो वह सुरक्षित रूप से ओहान शहर तक नहीं पहुंच पाएगा। जल्दी करो, मेरा धैर्य सीमित है, देवेंद्र ने उदासीन स्वर में कहा और विनय को बैंक अकाउंट नंबर दिखाया। आहा, अचानक देवेंद्र ने पीयूष की चीख सुनी और जल्दी से पीछे देखा। जब देवेंद्र ने पीछे देखा तो उसने देखा कि बैरियर के अंदर फंसा एक हंटर उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था, जबकि उसकी तलवार पीयूष के दिल में घुसी हुई थी। मिस्टेरियस शैडो पावर एपिसोड 34। विपिन को बैरियर में फंसने की चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर वह चाहे तो अपनी शैडो वॉक स्किल से जब चाहे बैरियर को छोड़ सकता है। शैडो वॉक, आपका शरीर एक शैडो में बदल जाएगा और आप बिना किसी बाधा और प्रतिबंध को पार कर सकते हैं। लेकिन विपिन हर्ष की वजह से थोड़ा हिचकिचा रहा था, जो हंटर अकेडमी का छात्र भी है। अब तक विपिन ने दूसरे हंटर्स को केवल शैडो स्टोरेज और फास्ट स्किल ही दिखाई थी। उसने उन्हें अपना शैडो वॉक और शैडो बुलेट स्किल नहीं दिखाया, क्योंकि इतने सारे स्किल होने पर उसे संदेह होगा। अगर अयान और जैकी उसके बारे में नहीं जानते तो भी वह बिना किसी परेशानी के किसी भी स्किल का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हर्ष को पहले से ही विपिन के बारे में पता है कि वह अकेडमी में सबसे कमजोर हंटर है। यह पहले से ही काफी अजीब है कि वह केवल ई रैंक होने के बावजूद डी रैंक राक्षसों को बिना किसी समस्या के मार सकता है। अब अगर वह अन्य स्किल्स दिखाता है तो ये काफी परेशानी भरा होगा। विपिन अपने मोनार्च कोर के अस्तित्व को किसी को भी प्रकट नहीं करना चाहता है, या वह इसके कारण कुछ समस्याओं में पड़ सकता है। उन्हें मत मारो, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, विपिन ने विनय की चीख सुनी और देखा कि वह डाकुओं को पैसे ट्रांसफर करने वाला था। क्या यह आदमी बेवकूफ है? ये पहले से ही स्पष्ट है कि वे पैसे ट्रांसफर करने के बाद भी हमें मार देंगे, विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि ये डाकू उन्हें जीवित छोड़ दें। लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, विपिन ने आखिरकार अपना मन बना लिया और अपने शैडो वॉक स्किल का उपयोग करने का फैसला किया। वह आदमी गूंगा है और अन्य छात्रों से बात नहीं करता है, इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा। विपिन ने शैडो वॉक स्किल का उपयोग किया और अचानक एक शैडो में बदल गया। वह बाधा की ओर चला गया और बिना किसी समस्या के आसानी से उससे गुजर गया। जैसे ही विपिन बैरियर से गुजरा उसने महसूस किया कि उसका माना काफी कम हो गया है। इसलिए अगर मैं बैरियर से गुजरना चाहता हूं तो मुझे बहुत अधिक माना की आवश्यकता होगी, विपिन ने सोचा जब उसने बैरियर से गुजरने के बाद बहुत अधिक माना खो दिया। यह क्या बकवास था? अयान ने उस जगह को देखते हुए पूछा जहां विपिन अभी कुछ क्षण पहले खड़ा था। वह कहाँ है? जैक ने उनके चारों ओर देखते हुए पूछा। अंडरस्को। अचानक उन्होंने पीयूष की दर्दनाक चीख सुनी और देखा कि किसी तरह विपिन उसके पीछे आ गया और अपनी तलवार उसके दिल में घोंप दी। हाँ, कैसे? पीयूष ने कांपते हुए स्वर में पूछा, जबकि उसके मुंह से खून निकल रहा था।
नर्क के राजा से पूछो जब तुम उससे मिलोगे, विपिन ने ठंडे स्वर में कहा और अपनी तलवार वापस खींच ली। एक इंसान को मारने के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह पहला आदमी था जिसे उसे मारने की कोशिश की थी, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह उन्हें जीवित रहने दे क्योंकि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। मैं एक भोला व्यक्ति नहीं हूं जो किसी को सिर्फ इसलिए मारने में संकोच करेगा क्योंकि वे इंसान हैं। मैं किसी को भी मार दूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, विपिन ने सोचा जब उसने पीयूष को जमीन पर गिरते और उसकी जान जाते देखा। पीयूष को मारने के बाद विपिन ने देवेंद्र को ठंडे स्वर में देखा जो पीयूष की ठंडी लाश को बिना किसी भावना के देख रहा था। तुम कमीने छोटे तीरंदाज, अमित ने चिल्लाया और विपिन की ओर एक तीर चलाया। विपिन ने फास्ट स्पीड स्किल इस्तेमाल किया और आसानी से तीर को चकमा दे दिया। तीर को चकमा देने के बाद विपिन पहले अमित की ओर बढ़ा। तीरंदाज के प्रतिक्रिया करने से पहले ही विपिन उसके सामने आ गया और उसकी शर्ट को ऐसे पकड़ लिया जैसे वह कोई कचरा फेंक रहा हो। विपिन ने अपनी असामान्य शक्ति का इस्तेमाल किया और अमित को उस बैरियर की ओर फेंक दिया जिसमें अयान और दूसरे फंस हुए थे। जैसा कि जैक ने पहले कहा था, अमित बैरियर से नहीं रुका और जैक और दूसरे के सामने ही आ गिर। अमित को बैरियर के अंदर फेंकने के बाद विपिन ने उसे अनदेखा किया और एक बार फिर देवेंद्र की ओर देखा जो अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। विपिन द्वारा अमित को बैरियर के अंदर फेंकने के बाद देवेंद्र ने कहा, तुम काफी मजबूत हो। विपिन ने भौहें उठाई जब उसने देखा कि देवेंद्र अभी भी शांत था जबकि पीयूष और अमित पहले ही बाहर हो चुके थे। देवेंद्र की प्रतिक्रिया देखने के बाद विपिन ने कहा, तुम अपने साथियों की मौत से परेशान नहीं दिखते। वे मेरे लिए बस एक खिलौना है, देवेंद्र ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा, चूंकि वे मर चुके हैं इसलिए मैं बस एक और नया ढूंढ लूंगा। एक डाकू आखिरी में सिर्फ एक डाकू होता है, विपिन ने बिना किसी आश्चर्य के कहा क्योंकि उसने कभी भी उनके बीच कोई वफादारी देखने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन तुम एक बात में गलत हो, विपिन ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। अंडरस्को। देवेंद्र ने भौहें उठाई और पूछा, क्या है? तुम कोई नया खिलौना नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि तुम यहां मरने वाले हो, विपिन ने कहा और जल्दी से अपनी स्पीड स्किल का उपयोग करके देवेंद्र की ओर बढ़ा। हालांकि देवेंद्र एक डी जोड़ रैंक का शिकारी था लेकिन विपिन की स्पीड इतनी तेज थी कि देवेंद्र समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। विपिन ने अपना हाथ उठाया और देवेंद्र के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन जैसे ही विपिन का मुक्का देवेंद्र के चेहरे से टकराया उसकी आंखें कांप उठी क्योंकि विपिन को लगा कि उसने देवेंद्र के चेहरे पर नहीं बल्कि एक मोटे लोहे की दीवार पर मुक्का मारा है। विपिन ने देवेंद्र के चेहरे को देखा और देखा कि उसकी त्वचा धातु की चमक ले रही थी, इससे पहले कि उसका मुक्का उसके चेहरे पर लगता। इससे पहले कि विपिन समझ पाता कि क्या हो रहा है, उससे पहले कभी भी इतना खतरा महसूस नहीं हुआ और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने शैडो वॉक का इस्तेमाल किया। जैसे ही विपिन शैडो में बदल गया, देवेंद्र की मुट्ठी जो चांदी जैसी धातु से ढकी हुई थी उससे चूक गई। विपिन अपने शैडो रूप में पीछे की ओर चला गया और देवेंद्र से 10 मीटर दूर पहुंचने के बाद उसने शैडो वॉक कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। जब विपिन ने एक बार फिर देवेंद्र की ओर देखा तो उसने देखा कि देवेंद्र की त्वचा किसी तरह चांदी के रंग की धातु में बदल गई थी और वह इंसान की बजाय धातु के गोलेम जैसा दिख रहा था। उसकी भुजाओं से स्पाइक जैसे ब्लेड निकल रहे थे जो काफी तीखे लग रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना कुछ किए इस समूह का लीडर बन जाऊंगा? तुमने अभी क्या कहा कि तुम मुझे मार दोगे? मुझे देखने दो कि तुम मुझे कैसे मारोगे। मेरे स्किल से जो बचाव मिलता है उससे मुझे मारने के बारे में भूल जाओ, तुम मेरी त्वचा पर एक निशान भी नहीं छोड़ पाओगे, देवेंद्र ने हंसते हुए विपिन से कहा। जब विपिन ने देखा कि देवेंद्र कैसे धातु के गोलेम में बदल गया तो उसके हाव भाव नहीं बदले और उसने अपनी ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड को मुस्कुराते हुए देखा। ब्लैंक व्हाइट स्वॉर्ड डी रैंक। ब्लैंक व्हाइट से बनी तलवार बहुत तेज होती है और सबसे कठोर धातु को भी काट सकती है। ब्लैंक व्हाइट की वजह से माना की गति 20% तक बेहतर हो जाता है। चलो देखते हैं कि क्या ये तलवार उसकी त्वचा को चीर सकती है, विपिन ने सोचा और बिना कुछ कहे एक बार फिर देवेंद्र की ओर गोली चला दी। तलवार की जानकारी के अनुसार यह बिना माने का उपयोग किए भी सबसे कठोर धातु को चीर सकती है।
तो क्या होगा यदि मैं अपने माने का उपयोग करके उसमें मिश्रित अजीब काली ऊर्जा का प्रयोग करके इसे और भी अधिक शक्तिशाली बना सकता हूं। विपिन देवेंद्र के सामने आया, जो विपिन की अधिक गति के कारण अभी भी हैरान था, और विपिन तलवार में अपना माने भरते हुए उस पर वार किया। मूर्ख, संघर्ष करना बंद करो, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, देवेंद्र चिल्लाया और तलवार के वार को रोकने के लिए अपने हाथ का उपयोग किया। हल्के नीले रंग की माने की परत एक हल्की काली परत के साथ मिली थी। ब्लैंक व्हाइट की तलवार के चारों ओर चमक उठी, और जब ये देवेंद्र की धातु की भुजा से टकराई तो एक हाथ आकाश में उड़ गया और लाल खून बहने लगा। मिस्टीरियस शैडो पावर एपिसोड 35। देवेंद्र दर्द से चीखा और अपना कटा हुआ हाथ पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। दर्द की वजह से उसे लगा कि वह जमीन पर लौटने लगा है। देवेंद्र का कटा हुआ हाथ विपिन से 2 मीटर दूर गिरा। जब उसने देवेंद्र का कटा हुआ हाथ देखा तो सार्थक की आंखें एक पल के लिए कांप उठी, लेकिन वे बहुत जल्दी सामान्य हो गईं, जैसे कभी कांपी ही न हो। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, देवेंद्र ने खून जैसी लाल आंखों से चिल्लाते हुए अपने कटे हुए हाथ से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। विपिन ने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे देवेंद्र की ओर बढ़ा, जो खून जैसी लाल आंखों से उसे देख रहा था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम आज यही मर जाओगे, विपिन ने भावहीन स्वर में कहा। मर जाओ कमीने, देवेंद्र चिल्लाया और अचानक उसके हाथ से निकल रहे कांटे गोलियों की तरह विपिन की ओर चली। शैडो वॉक, विपिन ने बुदबुदाया और शैडो वॉक स्किल का इस्तेमाल करके कांटों से बच निकला। शैडो वॉक का इस्तेमाल करते हुए विपिन देवेंद्र के पीछे दिखाई दिया और एक तेज गति से उसका सिर काट दिया, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता। सिर जमीन पर लुढ़का और सब कुछ खत्म हो गया। विपिन ने देवेंद्र की सिर कटी लाश को देखा और उसने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी उसे उतार दिया। देवेंद्र की स्टोरेज रिंग लेने के बाद विपिन पीयूष के शरीर की ओर चला गया और बैरियर क्रिस्टल उठा लिया। बैरियर क्रिस्टल उठाने के बाद विपिन ने विनय की ओर फेंकते हुए कहा, बैरियर को बंद करो। ये कहने के बाद विपिन चुपचाप वैन के अंदर चला गया। कोई बात नहीं, ये पहली बार था जब विपिन ने किसी इंसान को मारा था, इसलिए हालांकि वह खुद को दोषी महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, फिर भी उसे अजीब लग रहा था कि उसने 2 इंसानों को मार दिया। ठीक है, ये किसी दिन मेरे इस दुनिया में आने के बाद होना ही था, विपिन ने खुद से कहा, और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। 10 मिनट बाद अयान और दूसरे लोग भी विनय द्वारा बैरियर से मुक्त करने के बाद वैन में वापस आ गए। अयान और अन्य लोगों ने पहले ही अमित को मार दिया था जब विपिन ने उसे बैरियर के अंदर फेंका था। जब अयान और दूसरे हंटर्स ने विपिन को देखा जो अपनी आंखें बंद करके पीछे झुका हुआ था, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गए। विपिन द्वारा मारे जाने पर पीयूष द्वारा इस्तेमाल किए गए काले उपकरण का प्रभाव समाप्त हो गया, क्योंकि इसके लिए वैन के इंजन को रोकने के लिए माना की आवश्यकता होती है। समय बीतता रहा और जल्द ही रात हो गई। ड्राइवर ने रात बिताने और पहले जो कुछ हुआ उसके बाद थोड़ा आराम करने के लिए वैन को एक अच्छे जगह में रोक दिया। इस पूरे समय के दौरान किसी ने कुछ भी बात नहीं की। विपिन अपने विचारों में व्यस्त था, जबकि अयान और दूसरे हंटर्स भी पहले की घटना के कारण काफी सदमे में थे। वे जानते थे कि अगर विपिन नहीं होता तो वे सभी बिना कुछ किए ही वहीं मर जाते। चलो यही रात बिताते हैं, विनय की बात सुनकर विपिन ने अपनी आंखें खोली। वह अयान और दूसरे लोगों के साथ वैन से बाहर आया और अपने कठोर शरीर को थोड़ा फैलाया। मैं हर्ष के साथ आसपास जाकर देखूंगा, अयान ने कहा और किसी दानव के लिए अपने आसपास देखने चला गया। विनय और ड्राइवर भी काम पर लग गए और अपने आउटडोर चूल्हा को सेट करने के बाद रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। अयान और हर्ष 20 मिनट बाद वापस लौटे और रात का खाना बनने से पहले अपने आसपास की निगरानी करते रहे। रात का खाना तैयार है, विनय ने चिल्लाया और विपिन और दूसरे लोगों को खाने के लिए बुलाया। तुम लोग खा सकते हो, मैं पहरा देता रहूंगा, विपिन ने दूसरे हंटर्स से कहा, क्योंकि वह कुछ भी खाने के मूड में नहीं था। अयान और दूसरे हंटर्स एक दूसरे को देखते रहे और कंधे उचकाकर खाना खाने चले गए। जब अयान और दूसरे लोग चले गए तो विपिन ने देवेंद्र से मिली स्टोरेज रिंग निकाली और स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ने के लिए अपने खून की एक बूंद डाली।
रिंग को खुद से जोड़ने के बाद विपिन ने अंदर देखा कि उन डाकुओं को मारने के बाद उसे क्या मिला। जब विपिन ने रिंग के अंदर की चीजों को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कम से कम वे पूरी तरह से बेकार तो नहीं थे। विपिन ने 10D रैंक कोर और 16E रैंक कोर देखने के बाद सोचा। कुछ अन्य चीजें भी थी जैसे हीलिंग पोशन, माना पोशन और कुछ अन्य छोटी चीजें। मुझे इन सभी कोर के साथ अपने प्राइम कोर को एक जोड़ रैंक तक ले जाने में काफी होना चाहिए, विपिन ने कोर को देखकर सोचा। मिशन पूरा करने से पहले वह उम्मीद कर रहा था कि वह अपने प्राइम कोर के साथ एक जोड़ रैंक को आगे बढ़ाने के लिए काफी कोर इकट्ठा कर ले और डाकुओं की वजह से उसका लक्ष्य बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मुझे हैरानी है कि जब मेरा मोनार्च कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, विपिन ने सोचा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सी रैंक पर पहुंचता है तो उसे एक जॉब क्लास मिलती है। विपिन को यकीन नहीं था कि जब उसका मोनार्च कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि दूसरे लोगों के पास केवल प्राइम कोर होता है और उन्हें सी रैंक पर पहुंचने के बाद एक जॉब क्लास मिलती है। क्या मुझे जॉब क्लास मिलेगी जब मेरा मोनार्च कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा, विपिन ने अपने मोनार्च कोर के बारे में सोचते हुए कहा। लेकिन अगर मुझे जॉब क्लास मिल गई जब मेरा मोनार्च कोर सी रैंक पर पहुंच गया तो क्या होगा जब मेरा प्राइम कोर सी रैंक पर पहुंच जाएगा। विपिन के मन में अपने मोनार्च कोर के बारे में बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि उसकी माना और उसकी स्किल में मिली हुई काली ऊर्जा और भी बहुत कुछ, लेकिन वह जानता था कि समय आने पर उसे आखिरकार अपने जवाब मिल जाएंगे। चलो इन चीजों के बारे में सोचना बंद करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो अभी महत्वपूर्ण है, विपिन ने बड़बड़ाया और उसका मूड जो उन डाकुओं को मारने के बाद थोड़ा उदास था, आखिरकार अपनी उन्नति के लिए काफी कोर देखने के बाद सुधर गया। अगली बात हंटर एकेडमी की प्रैक्टिकल एग्जाम है, विपिन ने सोचा और आसमान में आधे चांद को देखा।